हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राजस्थान से हूँ और करंटली स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2024 हुए थे, उसमें मेरा प्रोविज़नल सिलेक्शन हुआ है। तो 17 को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, चेक लिस्ट हमको कैसे भरनी है और डॉक्यूमेंट कौन कौन से कैसे लगाने हैं। तो सबसे पहले ये चेक लिस्ट है जो कि 2 पेजों की है, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले हमें इसको सबसे ऊपर इसको भर के लगानी होती है। तो सबसे पहले ये जो कॉलम है यहाँ हमें लगानी है अपनी फ़ोटो और उस पर इसे क्रॉस सिग्नेचर कर देना है फ़ोटो के ऊपर ही। इसके बाद जो हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर वहाँ पर होगा और इसके लिए आपको डेट दे दी जाती है पहले से ही। तो आपको उस डेट को वहाँ पर सुबह 10 बजे तक पहुँच जाना होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर भरने होते हैं अपने रोल नंबर। तो आपके जो भी परीक्षा में जो भी रोल नंबर थे वो आप यहाँ पर भर दीजिए। इसके बाद आपको आपका सब्जेक्ट भर देना है। इसके बाद आवेदन क्रमांक, इसमें आपके जो अपने एग्ज़ाम के टाइम पे जो फॉर्म फिल किया था उसके फॉर्म नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद आपको लिखना है अपना नाम, इसके बाद में आपकी माँ का नाम, इसके बाद आपकी वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड है या अनमैरिड, इस पर ऐसे टिक करके और फिर यहाँ पर इसे लिख देना है। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहित पे टिक करके यहाँ पर अविवाहित लिख देना है। अगर आप डाइवोर्सी हैं या विधवा है तो फिर आप इस पर टिक आपको नहीं करना है, इसको छोड़ देना है इन दोनों कॉलम को। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आपके जो भी पति या पत्नी जो भी हैं उनका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको अपना जेंडर लिखना है, यहाँ पर आप महिला हैं पुरुष हैं या जो भी है वो आपको ऐसे टिक करके यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन दिनांक, इसमें आपके जो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी डेट दी गई है आप उसको यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन हेतु आवंटित दल संख्या, ये जो दल संख्या होती है आप वहाँ पर जब जाएंगे आपकी एंट्री होगी तब वो लोग आपको वहाँ पर बता देंगे। तो वो संख्या आपको जो भी है आपका 1 2 3 4 जो भी वो आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखने हैं आपको आपके आधार कार्ड के जो नंबर है वो यहाँ पर आपको लिख देने हैं। इसके बाद पिता का नाम, जो भी आपके पिता का नाम है वो आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद जन्म तिथि, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद वर्गीय श्रेणी, आप जिस भी कैटेगरी के हो वो कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया है वो यहाँ पर आपको टिक कर देनी है। यदि आप जनरल से हैं तो अनारक्षित पे टिक कर दीजिए, ओबीसी से है तो ओबीसी पे, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, अनुसूचित जाति जनजाति, शहरिया जो भी आप हैं उस पर टिक कर दें। इसके बाद अगर आप किसी विशेष श्रेणी से हैं जैसे विधवा, डाइवोर्सी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग जो भी हैं उस पर आप टिक कर दें। इसके बाद 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र जो थी वो कितनी थी वो आपको यहाँ पर भर देनी है। ये जो डेट है वो आप काउंट करके भर दीजिए या फिर जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था उसमें भी ये डेट होती है तो आप वहाँ से भर दें। इसके बाद देखिए यहाँ भी जितने भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगते हैं वो दिए गए हैं और हमें अपने जो हम सेट बनाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का वो इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। तो सबसे पहले हमें लगाने हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रति। तो सबसे पहले हमने जो एग्ज़ाम के टाइम पे फॉर्म फिल किया था एग्ज़ाम फॉर्म, उसकी कॉपी हमें यहाँ पर लगा देनी है और उसमें जितने भी पेज है उन पेजों की संख्या यहाँ पर लिख देनी है। जैसे मेरा एग्ज़ाम फॉर्म वो जो था उसमें 2 पेज थे तो मैंने 1 से लेकर 2 तक यहाँ पर संख्या डाल दी है। इसके बाद हमें लगानी है विस्तृत आवेदन की प्रति में अटेस्टेशन फॉर्म, यानी जब हमारा प्रोविज़नल जो रिज़ल्ट आया था उसके टाइम पे हम उसके बाद हमसे जो स्क्रूनिटी फॉर्म भरवाया गया था उसकी कॉपी आपको यहाँ पर लगानी है। तो ये 10-12 पेजों का होता है टोटल, तो उसकी कॉपी, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो भी स्क्रूनिटी फॉर्म के साथ ही अटैच रहता है तो इन दोनों की कॉपी आपको लगा देनी है। और यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, जो ये स्क्रूनिटी फॉर्म है इसकी
एक रिसीट होती है जो 50 रुपये की थी, तो वो आप ई मित्र वाले से, जहाँ से भी आपने फॉर्म भरा था, उन्होंने या तो आपको दे दी होगी, अगर नहीं दी है तो आप अपनी SSO ID से उसको डाउनलोड करके और उसको ज़रूर यहाँ पर लगा दीजिए। तो उनके पेज नंबर जो संख्या है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर है आधार कार्ड की प्रति। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है और यहाँ पर उसके जो नंबर है वो यहाँ पर डाल देने, यानी आपने कितने पेज नंबर पर जो आधार कार्ड की प्रति है वो लगाई है वो यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों यहाँ पर लगाने हैं। तो जो लोग जिन लोगों ने पहले 10th की हुई है, उनकी जो ये है मार्कशीट और प्रमाण पत्र वो अलग अलग आते थे, अब साथ आने लगे हैं। तो अगर किसी का अलग अलग है तो वो अलग अलग दोनों को लगा दें, और अगर साथ में है तो साथ में लगा दें। मेरा साथ ही में था तो मैंने साथ में ही यहाँ पर एक ही लगाए थे। यहाँ पर सेम वैसे ही जैसे 10वीं की लगाई थी वैसे 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र की कॉपी लगानी है यहाँ पर। इसके बाद है स्नातक के समकक्ष, यानी आपने जो भी ग्रेजुएशन में जो भी किया है, BA BSc जो भी, उसकी उन 3 सालों की आपको यहाँ पर मार्कशीट प्लस जो डिग्री है उसकी कॉपी आपको यहाँ पर लगानी है। इसके बाद है स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा, यानी आपने जो भी आपकी मास्टर्स डिग्री है उसकी मार्कशीट और उसकी जो डिग्री है वो आपको यहाँ पर लगा देनी है। इसके बाद विज्ञप्ति के अनुसार प्रशैक्षणिक योग्यता, यानी आपकी जो B.Ed है, अगर आपने 1 साल की है तो 1 साल की, या 2 सालों की है तो दोनों सालों की मार्कशीट और प्लस डिग्री, वो सब आपको यहाँ पर लगाने हैं। इसके बाद प्रशैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण तिथि, यानी आपने जो B.Ed की है उसकी जो रिजल्ट डेट होती है वो यहाँ पर आएगी और ये आपकी मार्कशीट में लिखी हुई होती है, तो आप वहाँ से इसको भर दें। इसके बाद है मूल निवासी प्रमाण पत्र। इसके बाद आपको जो मूल निवासी है प्रमाण पत्र वो लगाना है। इसके बाद आर्थिक रूप से ये जो EWS वाले जो होते हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर लगाना है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जो OBC वाले हैं, ST SC MBC, उनको यहाँ पर अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगाना है। ये आरक्षित वर्ग के जो भी स्टूडेंट है, यानी जो OBC वाले जो होते हैं, ST SC वालों का तो चल जाता है, लेकिन जो OBC वाले हैं उसमें क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो उनको क्या है कि जो एग्ज़ाम फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने नया बनवाया है तो आप शपथ पत्र यहाँ पर लगा दीजिए कि हम जो है इससे पहले तक भी हम इसी श्रेणी में आते थे। इसके बाद जो विधवा लेडीज़ होती हैं उनको अपना जो सर्टिफिकेट होता है विधवा होने का वो यहाँ पर लगाना होता है। और हस्बैंड से लिंक दस्तावेज, यानी आपके पास अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट है या जन आधार में नाम है आपका, या फिर आधार कार्ड, हस्बैंड से रिलेटेड कोई भी आपके पास अगर है कागज़ तो वो आपको यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद है विवाह विच्छिन्न या परित्यक्ता, यानी जो डाइवोर्सी हैं उनके लिए है ये। तो उनको क्या है कि जो डिग्री होती है जो कोर्ट से मिली होती है उसकी जो फ़ोटोकॉपी होती है उस पेज की वो यहाँ पर लगानी होती है। इसके बाद संतान संबंधी स्वघोषणा, तो ये जो स्वघोषणा है वो मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि जो मैरिड है उन्हीं के लिए है, बल्कि ये सबके लिए है। और इसकी जो PDF है, वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन आया था, जो लिस्ट है उसी में है ये PDF। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसकी कॉपी निकलवा लीजिए और इसको भरकर और इस पर एक गजेटेड ऑफिसर से इसको अटेस्टेड करवा लीजिए। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए है ये। इसके अलावा ये दिव्यांग श्रेणी वालों के लिए है। इसके बाद ये जो सरकारी सेवा में है ऑलरेडी इनकी कोई जॉब है उनके लिए है। उनको यहाँ पर NOC लगाना बहुत ज़रूरी है, ये कंपलसरी है, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ऐसे हुआ था कि किसी के पास ये नहीं थी तो उनको फिर रख दिया था उन्होंने पूरी तरह से, मतलब
कंफर्मेशन नहीं दिया था उनको टाइम दे दिया था आगे के लिए। इसके बाद शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता वाला जो ये है स्वघोषणा, ये भी आपको ई मित्र से आप बनवा लीजिए, मतलब सादा पेज में ये घोषणा लिखवा लीजिए और इस पर आप खुद के साइन कर दीजिए। इसको किसी भी स्टाम्प पे या फिर उस पर गजेटेड ऑफिसर की सिग्नेचर ऐसे कुछ भी ज़रूरी नहीं है इसमें, ये सादा कागज़ वाला ही चलेगा और आपके खुद को इसको अटेस्ट करना है, यानी खुद के सिग्नेचर करने हैं इस पर। इसके बाद ये जो है अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, यानी आपने जिस भी कॉलेज से आपकी लास्ट डिग्री करी है, चाहे बीएड किया हो, एमए किया हो, एमए जो भी किया हो आपने, वो वहाँ का वो जो कॉलेज वाले आपको चरित्र प्रमाण पत्र देते हैं उसकी कॉपी लगानी है एक तो। इसके अलावा आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र और बनवाने हैं। ये जो चरित्र प्रमाण पत्र होते हैं ये सादा कागज़ वाले होते हैं, ये आपको ई मित्र वाले से मिल जाएंगे कहीं से भी। और इस पर आपको क्या करने हैं, दोनों पर गजेटेड ऑफिसर के साइन करा लेने हैं, अलग अलग दोनों पर साइन करवा लेने हैं। इस तरह आपको 3 चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाने हैं। इसके बाद देखिए ये है संलग्न अन्य शपथ पत्र। तो इसमें आपको आपके जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे जो लोग मैरिड हैं उनके लिए जो मैरिज सर्टिफिकेट है, वो जो डाइवोर्सी है उनके लिए जो हस्बैंड से रिलेटेड कोई दस्तावेज है वो, या संतान संबंधी जिनके बच्चे हैं उनको बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट है वो लगाने हैं, या जो अपने 8 पॉइंट वाला जो घोषणा पत्र है वो भी अपन को 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे लिखवा कर वो लगवाना है, तो वो सब यहाँ पर लगेंगे। इसके अलावा जो डाइवोर्सी और जो विधवा महिलाएं होती हैं उनको 50 रुपये का जो पुनर्विवाह नहीं करने का जो 50 रुपये के स्टाम्प पर लगाना होता है यहाँ पर, वो भी उनको यहाँ पर लगाना होता है। इस तरह आपके जो भी अदर जो भी डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पर लगा देने हैं। इसको आप फ़िलहाल के लिए छोड़ दीजिए, अगर आपको जैसे ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ पर जाकर इसमें कुली योगी यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको ये जो कॉलम है संलग्न स्वप्रमाणित, तो इसमें सब में आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसमें सब में हाँ कर देना है, यानी आपने जो भी आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं चेकलिस्ट के अलावा उन सब में आपको नीचे अपने सिग्नेचर कर देने हैं सब में। तो इनमें सब में आपको ऐसे ही भरना है, और जो कागज़ आप नहीं लगा रहे हैं उसमें आपको लागू नहीं लिख देना है, ऐसे करके लागू नहीं, ठीक है। इस तरह आपको ये भर देनी है। इसके बाद ये जो है स्थान यहाँ आपको भर देना है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। इसके बाद जिस भी डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डेट भर देनी है, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भर देना है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर आपका नाम लिखना है आपको, और जो भी आपका पता है पूरा वो लिखना है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, आपको यहाँ पर फिर अपने पति पिता या जो भी इनका भी नाम लिखना है वो लिखना है। इसके अलावा आपको अपनी उम्र और आपकी जाति जो है वो यहाँ पर निवासी, आपका जो गांव का नाम है जो जिले का नाम है आपको वो यहाँ पर भरना है, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देते हैं। इस प्रकार आपकी चेक लिस्ट है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाने हैं, और ये जो चेक लिस्ट है हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट जमा करवाने हैं। तो ये जो चेक लिस्ट है वो दोनों फॉर्म के साथ अलग अलग लगेगी, यानी 2 चेक लिस्ट हमें टोटल तैयार करनी है सेम इसी तरह की। यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा देना है और उस पर ऐसे क्रॉस, यानी आधे सिग्नेचर नीचे और आधे सिग्नेचर अपने फ़ोटो पे सिग्नेचर करने हैं यहाँ पर। इस तरह आपकी जो चेक लिस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये जो बाकी कॉलम है इनमें हमें कुछ भी नहीं भरना है, ये हम जब जाएंगे तो वो लोग भरते हैं इन सब में, तो हमें केवल ये जो दो लाइन दी हुई है इनमें ही अपना सब कुछ लिखना है।
तो चेक लिस्ट का मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे क्या करना है। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे चेक लिस्ट है तो तो ये चेक लिस्ट में जो ये है वो मार्किंग वो आपको बाद में करनी है। पहले आपको क्या करना है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे ये ऑनलाइन जो फॉर्म है हमारा, जो हमने एग्ज़ाम के टाइम फॉर्म फिल किया था, उस पर आपको ऐसे मार्किंग कर लेनी है। जैसे ये पेज नंबर 1 है तो यहाँ पर 1 डाल देना है। इसके बाद ये जो दूसरा है वो इसमें आपको 2 नंबर डाल देने हैं। इसके बाद ये जो आपका स्क्रूटिनी फॉर्म है, इस तरह से इसमें आपको मार्किंग कर देनी है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हर पेज पर आपको क्या करना है, मार्किंग कर देनी है। उसके बाद ही आपको ये जो चेक लिस्ट है वो भरनी है। तो इस तरह फिर इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग जमा लेना है। जैसे सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो कॉपी है वो लगानी है। इसके बाद जो स्क्रूटिनी फॉर्म है उसकी कॉपी लगानी है आपको। इसके बाद आधार कार्ड की, उसके बाद 10th की मार्कशीट, उसके बाद 12th की, उसके बाद आपको लगानी है BA की मार्कशीट प्लस जो डिग्री होती है उसकी कॉपी। उसके बाद आपको लगानी है जो MA की जो मार्कशीट होती है वो और उसकी डिग्री। इसके बाद आपको BEd की मार्कशीट और उनकी कॉपीज़ लगानी है। इसके बाद आपको जो भी आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र है उसकी कॉपी लगानी होती है। उसके बाद आपको अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है, ये EWS वालों के लिए है, तो ये लगाना होता है। अगर आप EWS से हैं तो लगा दीजिए, अन्यथा इसको लागू नहीं लिख के छोड़ दीजिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, अगर आप किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड है जैसे ST SC OBC तो आप लगा दें, नहीं तो यहाँ पर फिर ऐसे लिख दें। के बाद अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट है उससे बाद का है, तो यहाँ पर आपका जो शपथ पत्र है वो लग जाएगा। इसके बाद आपको लगाने हैं आपके जो भी, अगर आप डाइवर्सी है या अदर जो आपकी कैटेगरी है, या आप विधवा डाइवर्सी है तो वो लगा दीजिए। यहाँ पर जो डाइवर्सी है उसमें भी जो हस्बैंड से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो मांगते हैं, वो डिग्री के अलावा वो आपको जो संलग्न अन्य शपथ पत्र है उसमें लगाना होता है। यहाँ पर केवल डिग्री की जो कॉपी होती है वो लगती है। इसके अलावा जो संतान संबंधी घोषणा है उसका प्रारूप मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है संतान संबंधी स्वघोषणा पत्र। यहाँ पर आपको लिखना है अपना नाम, यहाँ पर आपको जो भी फादर्स नेम है, हस्बैंड नेम जो भी है वो लिखना है। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। इसके बाद आपके जितने बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। अगर आप अनमेरिड हैं या आपके बच्चे नहीं हैं तो यहाँ पर 0 लिख देना है, आपको क्रॉस नहीं करना है, 0 लिखना है यहाँ पर। अगर आपके बच्चे हैं तो आप यहाँ पर उनका नाम लिख दीजिए, यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद सेम यहाँ भी ऐसे ही करना है। अगर बच्चे नहीं हैं तो संख्या 0 लिख देनी है, अगर है तो नाम और ये लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको किसी भी गजेटेड ऑफिसर के साइन करवा लेने हैं। जो फॉर्म है ये बिल्कुल नॉर्मल पेज पर है, इसके लिए आपको किसी भी स्टाम्प वगैरह की ज़रूरत नहीं है, केवल इस पर गजेटेड ऑफिसर की साइन करवाने हैं और सील भी लगवानी है साथ में ही। इसके बाद आपको भरना है ये जो भूतपूर्व सैनिक है अगर आप, तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर। इसके बाद में अगर ये भी भूतपूर्व सैनिक से रिलेटेड ही है। इसके बाद दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर आप हैं तो। इसके बाद जो लोग ऑलरेडी जो सरकारी सेवा में हैं उनको NSC अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना है। और इसके बाद शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के संबंध में स्वघोषणा, ये भी सबके लिए कंपलसरी है। तो ये देखिए, ये इस तरह का प्रारूप आप ई मित्र वाले से कहकर ये टाइप करवा सकते हैं इस तरह का। और यहाँ पर आप अपना नाम, यहाँ पर अपना फादर्स या हस्बैंड नेम जो भी है, आपके ज़िले का नाम इसके भर देना है। और ये बाकी यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, या नाम या आपके फ़ोन नंबर, यहाँ पर मोबाइल कर इसको सेल्फ अटेस्ट करना है इस
पर किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के साइन ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल कागज़ पर आपको प्रिंट करवा लेना है और आप सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है इसको। बाद आपको लगाने हैं सबसे पहले अपना जो भी लास्ट जो शिक्षण संस्थान है आपकी, उसका जो चरित्र प्रमाण पत्र है ओरिजिनल नहीं लगाना है। कई लोग पूछ रहे थे कि ओरिजिनल लगाना है, तो ओरिजिनल नहीं लगाना है। अगर आप इसको ओरिजिनल लगा देंगे तो फिर अगर मान लो आप कहीं और एग्ज़ाम देते हैं दूसरी, तो उसमें फिर क्या लगाएंगे, क्योंकि कॉलेज वाले तो आपको एक ही बार देते हैं। इसलिए आपको जो ओरिजिनल जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसकी कॉपी लगानी है, ये जो कॉलेज से मिलता है उसकी, और ये 2 जो है वो आपको बनवा कर लगवाने हैं। तो यहाँ पर ये जो है जो संतान संबंधी या शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक ये वाला घोषणा पत्र और 2 ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है, इनको आपको क्या करना है, एक चेक लिस्ट के साथ आप जो भी ओरिजिनल जो है आपके वो लगा देने हैं, और दूसरी चेक लिस्ट जो है उसके साथ आपको ये जो आपके ओरिजिनल है उनकी फ़ोटोकॉपी करवा के आप दूसरी वाली चेक लिस्ट के साथ उन्हें लगा दें। आपके जो दूसरा सेट बनेगा डॉक्यूमेंट्स का, उसमें जो चेक लिस्ट उसके साथ दूसरी चेक लिस्ट आपको दोनों में ही लगानी है, लेकिन जो दूसरा सेट बनेगा डॉक्यूमेंट्स का, उनमें ये जो संतान संबंधी और शैक्षणिक योग्यता वाला और ये जो 2 राजपत्रित अधिकारियों का जो वाला जो चरित्र प्रमाण पत्र है, उनकी जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो ही चल जाएंगी, आपको अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। इनके अलावा आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट या फिर विधवा या जो डाइवोर्सी है उनके लिए पति से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट, और इसके अलावा जिन लोगों के जो बच्चे हैं उनको अपने बच्चों का जो सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, जो भी अलग से आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो आप सब लास्ट में लगा दीजिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की, जैसे कई लोग गैप सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो लोग वहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, वो किसी को भी ऐसे बाहर नहीं करते हैं। और आपको कई यूट्यूब वाले क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो हम उसके चक्कर में क्या ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपको सब परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो आपको अच्छे से समझा देते हैं शुरू में। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वहाँ पर स्टाम्प वगैरह भी बन जाते हैं और फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह की सबकी सुविधा होती है। रूम नंबर 45 में जो है वहाँ पर फ़ोटोकॉपी रिलेटेड सब काम होते हैं, तो आगे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी तरह की, अगर कोई आपके दस्तावेज़ों में अगर मान लो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो आप शपथ पत्र लगाते हो वहाँ पर, तो वो लोग वहीं पर ऐड करवा लेते हैं, उसी शपथ पत्र में लाइन वगैरह आपसे लिखवा लेते हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक ये जो सामान्य घोषणा पत्र है इस तरह का, तो ये आपको क्या करना है कि इसको आपको 50 रुपये का जो नॉन जुडिशियल जो स्टाम्प होता है नोटरी, उस पर नोटरी करवा कर ये सब आपको उस पर लिखना है। ये जो 8 पॉइंट्स है ये आपको अब जाना वहाँ पर आपको नोटरी वाले बनाकर आप लेकर जाइएगा इसको साथ में, ये भी कंपलसरी है सबके लिए ही। इसके अलावा जो डाइवोर्सी और जो विधवा महिलाएं होती है उनको पुनर्विवाह नहीं करने वाला जो शपथ पत्र है वो भी इसी तरह के 50 रुपये वाले नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर लिख कर ही देना होता है। अलावा अगर आपके नाम से रिलेटेड या और किसी भी तरह की अगर आपको कोई भी परेशानी है तो वहाँ पर वो लोग आपको बता देते हैं उसका सॉल्यूशन, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह कोई कमी रह जाती है तो वो आपको इसे फेल नहीं करते हैं, वो आपको टाइम दे देते हैं थोड़ा सा, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 17 दिसंबर 2025 को था और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था अच्छे से, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
तो फ्रेंड्स, ये था डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा आपको जिस भी डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उस दिन आपको 10 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाना होता है। 9:30 बजे की समथिंग वो एंट्री देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर वो अपने दल बता देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बैठना होता है। इसके बाद वो आपको टोकन दे देते हैं। तो उसके बाद आपको वहाँ पर बाहर भी टीचर्स बैठे हुए होते हैं। पहले वो आपका फॉर्म चेक करते हैं, उसके बाद वो आपको अंदर भेज देते हैं। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है तो वो आपको एक स्लिप देते हैं। तो वो स्लिप आपको आपके पास संभाल कर रखनी होती है। मैंने आपको सारा जो प्रोसेस है और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में बता दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए फ्रेंड्स, मैं रिप्लाई कर दूँगी वहाँ पर। इसके अलावा आप मेरे चैनल को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।